हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का रीजनिंग का उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं जो सीधी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आज की इस क्लास में आप लोग रीजनिंग के इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, आपको इसी पैटर्न के आधार पर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है और आपको पूरे क्लास को देखना है। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह से डीएलएड के सारे सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से रेगुलर क्लासेस होती हैं जिससे कि आप लोग डीएलएड एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस श्रृंखला को देखें। यानी यहाँ पे जो श्रृंखला दिया हुआ है 53 53 40 40 उसका 27 27, तो यहाँ पे बताना है कि जो आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको आगे आंसर देना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 53 और 53 53 है, उसके बाद यहाँ पे 40 दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, वो 13 का गैप है। जैसे कि यहाँ पे 40 के बीच में यहाँ पे कितना गैप है, 13 का गैप है, तो यहाँ पे 27 हो गया। तो अब आगे आगे भी क्या होगा, इसी पैटर्न पर रहेगा। जब यहाँ पे 27 के बीच में 13 का डिफरेंस होगा, 13 का अंतर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जी हाँ, इसलिए जो हमारा जो आगे की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 14 क्यों होगी, क्योंकि जैसा कि देख पा रहे होंगे ये सारे में 13 का डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए 53 में 13 गया 40, 40 में 13 गया 27, अब 27 में 13 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पैटर्न के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करने ताकि आपका रॉन्ग ना हो। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। जी हाँ, तो 127 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प को चुनाव करना, यानी सही विकल्प का चुनाव किया जाए। समझे, यानी यहाँ पे एक कथन दिया हुआ और उसका एक कारण दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन यानी कौन सा ऑप्शन कौन सही होगा उसको आपको चूज करने हैं। यहाँ पे मैं आपको कथन और कारण दोनों को दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कथन में क्या बोला जा रहा है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये हमारा क्या है, कथन है। उसके कारण में दिया हुआ है जंतु पौधों पर आश्रित होते हैं, तो ये कारण है, ये कथन है। तो देखिए कि यहाँ पे कथन और कारण एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है, वो आपको देखने हैं। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। उसके यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है जंतु पौधों पर आश्रित होते हैं, तो ये जो कारण है वो क्या है, ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है, करेक्ट है। लेकिन ये कथन का कारण से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कारण है उससे कथन का लेना देना नहीं है। चलिए, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 128। 128 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है इसके स्थान पर आपको ऑप्शन बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसा कि देख पा रहे हो कि जो मोर है वो भारत दिया हुआ, मोर के आगे में, तो आप सबको बताया कि जो मोर है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे भी जो सफेद भालू है वो बताने की जो कहाँ का ये राष्ट्रीय पशु है। जी हाँ, ये जो सफेद भालू है कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, रूस का हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। तो 129 में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। जी हाँ, यहाँ पे कितनी दूरी तय किया, सबसे पहले वो उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर चलता है वो, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 8 5 13। तो वो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया यानी दूरी तय किया वो 13 मीटर किया, इसलिए जो 13 किलोमीटर किया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। यहाँ पे आप लोग साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कर लेते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल 130 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 30 में, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया इसमें कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, श्रृंखला को देख लीजिए। 748 है, उसका 737 है, 715 है, उसका 682 है, उसका 638 है। चलिए यहाँ पे देखिए कि 748 और 737 के बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे
11 का डिफरेंस दिया हुआ है जी हाँ, यानी पहले वाले में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। उसके बाद आप यहाँ पे 737 और 715 के बीच में देखेंगे, यहाँ पे आपको 22 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे 11 का क्या हो गया, डबल हो गया। उसके यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे जो 715 है और 682 है, इसमें आपको कितने का गैप देखने को मिल रहा है, यानी इसमें आपको 33 का गैप देखने को मिलेगा। अगर आप माइनस करेंगे आपको यहाँ पे 33 का गैप देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पे आप लोग 682 और 638 को देखेंगे, यहाँ पे आपको 44 का क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे 11 से क्या हो रहा है, ये यानी 11 डिजिट बढ़ रहा है, यानी 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, आगे जो होगा वो कितना होगा, यानी 55 का अंतर होगा। जब आप 638 से 55 को हटाएंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 583 हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 131। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ताकि आपका रॉन्ग ना हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 31 दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के दो पाठ्यक्रम 1 और 2 हैं। आपको कथन में दी गई हुई हर बात को सत्य मानना है, फिर तय करें कि सुझाए गए दो कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है, सही विकल्प चुने। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कथन को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कथन में। चलिए कथन भी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दो कार्रवाई दिया हुआ है। तो कथन में सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है। ये हमारा क्या है, कथन है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कार्रवाई, यहाँ पे दो कार्रवाई दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे कार्रवाई दिया हुआ है, पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएं, खोई हुई किताबों के बदले नई किताबें लाने हेतु सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। जी हाँ, तो हमारा कथन के हिसाब से कौन सा कार्रवाई की जानी चाहिए, कौन सा कार्रवाई सही रहेगा वो आपको यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल एक जो हमारा यानी कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, एक कार्रवाई में हमारा क्या है कि पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। जी हाँ, ये जो कार्रवाई है बिल्कुल हमारा सत्य है। दूसरा नंबर कार्रवाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं केवल एक सत्य हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 132। तो इसकी भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ है भागा और माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है और गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस हो तो इस आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि प्लस का अर्थ भागा है, उसके बाद माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, और भागा का अर्थ प्लस है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, 352 प्लस में दिया हुआ 16 और प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भागा। तो 352 भागा 16 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 22 आएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। उसके बाद 22 माइनस में 5 है और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना, तो यानी गुना आ जाएगा। तो 22 गुना 5 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना दिया हुआ है, तो गुना का साइन में क्या दिया हुआ है कि गुना का अर्थ है माइनस, यहाँ पे 110, उसके यहाँ पे क्या है, गुना माइनस में हो जाएगा तो 110 माइनस में 110 जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इससे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे सबका अर्थ अलग अलग दिया हुआ, आपको उसी के हिसाब से बनाने हैं, तो आपका बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, और जैसा कि जो क्वेश्चन मैंने कवर कराया, हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, आपको थोड़ा सा डिजिट अलग करके पूछे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और समझने में कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 133 क्या बोला जाए 133 में, नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण है, सही विकल्प चुने। यहाँ पे प्रश्नों का दावा और कारण दिया हो, सही विकल्प को चुनना है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा, यानी 8 को 7 से गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। बेटे ने उत्तर दिया 58। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई और चॉकलेट थमा दी, परंतु पड़ोसी ने कहा कि 8 को 7 से गुना करने पर 56 आता है, 58 नहीं। तो पिता ने उत्तर दिया, पिता ने क्या उत्तर दिया, यहाँ पे आपको बताने कि इसमें से कौन सा यहाँ पे क्या होगा, उत्तर सही होगा। यहाँ पे पिता ने उत्तर दिया वह मेरा बेटा है और उसे मैं चॉकलेट दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, वह सुधार रहा है, कल उसने कहा था कि 68 होता है। जी हाँ, यहाँ पे उस बाप ने यानी गलत आंसर बताने के बावजूद भी अपने बेटे को उन्होंने पीठ थपथपाया, तो उसका क्या कारण है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, यानी क्यों दिया वो आपको बताने हैं। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा, एक कथन या दो कथन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं कथन सही है। तो जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा कथन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वह सुधार रहा है, कल उसने कहा था कि 68 होता है। तो आज उन्होंने क्या बताया, यानी 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 58, और उससे पहले जब सवाल किया गया था तो उन्होंने 68 बताया था, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, यानी वो 68 से घट के 58 में आ गया और किसी दिन वो 56 में आ जाएगा, यानी सही बता देगा। इसलिए उन्होंने बेटा का पीठ थपथपाया और शाबाशी दी। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 134। जी हाँ, तो 134 भी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सा विषम तत्व है, यानी एक यहाँ पे क्या होगा, तीनों से अलग होगा, वो आपको पहचानने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आल्पस है, उसके बाद एंडीज है, उसका जो काली मंजारो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ज्वालामुखी यानी पहाड़ हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी श्रेणी में नहीं आता, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135 क्या बोला जा रहा है। नीचे एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव किया जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दिया हुआ परिस्थिति और उसके साथ में एक प्रश्न भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। दीपावली के समय पटाखा जलाते समय एक बच्चे का हाथ जल जाता है, तब आप क्या करेंगे। जी हाँ, अब इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा आपको बताने हैं। यानी आप बच्चे का हाथ लेकर पानी में डुबाएंगे, या हाथ को डिटॉल से धो लेंगे, या डॉक्टर को बुलाने के लिए कहेंगे, या जले हुए जगह पर दवाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखा नहीं, जले हुए जगह पर क्या करेंगे हम लोग, दवाई लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 136 क्या बोला जा रहा है। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीजों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। इनमें से 4 नहीं आए, नतीजतन शेष लोगों को 4 रुपये का अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या थी, समझे, यानी 100 लोगों को जाना था किसी पिकनिक में, लेकिन उनमें से जो गया वो कितने गया, यानी 4 नहीं गया। और जो खर्चा हुआ उसको क्या करना पड़ा, यानी जितने लोग गए उसको 4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताना है कि तो कितने यानी स्टूडेंट को जाना था पिकनिक में। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो पैसा जमा हुआ है कितना हुआ है, वो 96 हुआ। कितना हुआ है, 96 हुआ। और हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि जो हमारे पिकनिक में जाने वाले की संख्या थी वो कितनी थी, यानी एक्स, यानी कितने को जाना था, एक्स को जाना था किसमें, पिकनिक में, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, उसी को निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी 96 रुपये जमा किया किसने, एक्स ने। उसके बाद बराबर में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 96 लोगों ने जमा किया, लेकिन हमारा जो लोग गया वो कितना गया, वो x-4, क्योंकि x में से क्या हुआ, यानी जो जितने लोग को जाना था उसमें से 4 लोग गायब हो गए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यानी जितने लोगों ने जमा किया, टोटल कितने जमा किया, यानी 96 रुपये जमा किया, और उसमें से यानी 4 रुपये को क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा को ऐड करना पड़ा ना, क्योंकि 4 लोग नहीं गए, तो 4 लोगों को पैसा यानी किसको देना पड़ा था, यानी वो जो बाकी के लोग गए थे। तो ये भी हमारा हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 + 4 कितना हो जाएगा, 100 गुना एक्स क्या हो जाएगा, ये 100x, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, यानी 400। जब इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 4x = कितना आ जाएगा हमारा, 400। जब इसको आप लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यानी 400 अपन में 4, यानी कितना आ जाएगा 100। तो यानी जो जाने वाले की संख्या थी, यानी कितने को जाना था पिकनिक में, 100 को जाना था, यानी 96 लोगों को एक्स्ट्रा 4 रुपये देना पड़ा। तो यानी पिकनिक में कितने लोगों को जाना था, वो यानी 100 लोगों को जाना था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 137। जी हाँ, तो 137 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद 2 धारणाएं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है, यानी सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे 2 धारणाएं दिया हुआ है और धारणाओं पर आपको विचार करना है, और आपको यानी कथन से निहित करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी धारणाएं हैं। चलिए सबसे पहले कथन को देखेंगे। कथन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए, ये हमारा क्या है, कथन है। अब इसमें 2 धारणाएं दी हुई है। कंप्यूटर सीखना आसान है, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्ति करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो आपको बताने है कि इस कथन का यहाँ पे कौन सा धारणा सही होगा वो बताने है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो कंप्यूटर सीखना आसान है, जो ऑप्शन ए जो हमारा ये है धारणा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सीखना आसान है। तो ये हमारा क्या है, कथन और धारणा बिल्कुल सूट खाता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल एक निहित है। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138 क्या बोला जा रहा है, सभी निष्कर्षों को पढ़कर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसार सत्य है। यहाँ पे सभी निष्कर्षों को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कथनों के अनुसार सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। चलिए तो यहाँ पे कथन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। कथन में दिया हुआ है कि कुछ फूल फल हैं और सभी फल आम है। यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है सभी आम फूल हैं और कुछ आम फूल है। यहाँ पे हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी करेक्ट हो जाएगा। देखा नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ये निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 2 सही क्यों है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कुछ आम फूल हैं, कुछ आम फूल है, और यहाँ पे हमारा क्या है कुछ फूल फल हैं, सभी फल आम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कुछ आम फूल हो जाएगा, इसलिए जो हमारा निष्कर्ष 2 होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोला जा रहा है 139 में, इसमें एक कथन एवं 2 निष्कर्ष होते हैं। दिया गया कथन सर्वमान्य मान्यताओं एवं अवधारणाओं को विपरीत होने के बावजूद उसे सत्य मानकर उस निष्कर्ष या निष्कर्षों की पहचान करनी होती है जो कथन से तर्कसंगत रूप से निकलता है। प्रत्येक प्रश्न में निम्न में से कोई सही विकल्प को हो सकता है। दिखाते हैं कौन सा विकल्प हो सकता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमें कथन दिया हुआ है, उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, आपको दोनों का सही बताना है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, पता है। और निष्कर्ष में दिया हुआ है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, प्रकाश का केवल एक स्रोत होता है। यहाँ पे जो हमारा कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है ना तो एक और ना ही दो हमारा कथन क्या करता है एक दूसरे का मिलता जुलता दिखा, क्योंकि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है और प्रकाश का केवल एक ही स्रोत है। इसका निष्कर्ष का और कथन का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों यहाँ पे अलग चीज को दिखा रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो सत्य होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 140 में क्या बोला जा रहा है, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो 8वें, दाएं से 8वें और बाएं से 22वें अक्षर का अंतर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा 8वां अक्षर होगा, सबसे पहले आपको देखने हैं कि 8वां अक्षर क्या है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 8 कर देंगे, उसके प्लस में क्या कर देंगे 22, तो 8 और 22 बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जब 2 करेंगे तो हमारा जो बीच का होगा वो निकल जाएगा, यानी 22 8 30 बटे में 2, यानी जो हमारा इस दोनों का मध्य का जो होगा वो क्या होगा, यानी 15वां लेटर होगा, यानी 15वां अक्षर होगा। यहाँ पे 15वां अक्षर देख लीजिए कि कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेने हैं, यानी गिन लेने हैं। जब आप गिनेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने जो ओ है, ओ क्या है, ये 15वां अक्षर है और ये 8वें और 22वें अक्षर के बीच में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोला जा रहा है 141 में, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वे मेरे पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है। सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है। जी हाँ, तो सुरेश एक चित्र की ओर संकेत करके क्या कह रहा कि वो मेरे पितामह, पितामह किसको बोलते हैं, यानी पिता के पिता यानी दादाजी को, तो वो क्या है उसके दादाजी के एकमात्र बेटे, तो दादाजी के एकमात्र बेटे कौन होगा, यानी सुरेश का बाप होगा। उसकी एकमात्र पुत्री, उसकी एकमात्र पुत्री उसकी क्या होगी, उसकी बहन होगी, तो वो बहन हुई, तो यानी उस तस्वीर में कौन है, यानी सुरेश की बहन है। तो अब उस तस्वीर का सुरेश क्या हुआ, भाई हुआ, इसलिए जो हमारे यहाँ पे 141 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखानी तस्वीर का सुरेश क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 142, तो 142 भी आ चुका है, स्क्रीन पे बोला जा रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को VAKI यानी वैकायर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मैसूर को क्या लिखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे कावेरी को वैकायर लिखा गया है, तो मैसूर को हम लोग क्या लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कावेरी है, कावेरी यहाँ पे क्या हो गया VAKIRE हो गया, यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे V से लेकर इधर जो है वो तीनों का यानी VAK आया है, सबसे पहले यहाँ पे ले गया कि VAK, यानी 3 से इधर सबसे पहले लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे लिया गया है IRE, इधर से भी 3 को लिया गया IRE, ये क्या हो गया, ये वैकायर हो गया, यानी VAKIRE हो गया। तो वैसे हम लोग यहाँ पे मैसूर में देखेंगे, तो यहाँ पे मैसूर में सबसे पहले हम लोग क्या आएगा, यानी S आएगा, Y आएगा, उसके बाद यहाँ पे M आएगा। यहाँ पे देखिए कि SYM किस किस में है, ये तीनों में SYM दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ERO, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था IRE हुआ था, तो यहाँ पे लास्ट में तीनों को लिया जाएगा तो ERO हो जाएगा, तो SYMERO, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 में, तो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाने SYMERO, तो वो कैसे हुआ, पहले का जो 3 जो हमारा लेटर है उसको यानी क्या हुआ राइट साइड से लिखा गया है, उसके बाद जो हमारा 3 बचा है उसको भी राइट साइड से लिया गया है, उसी प्रकार इसको लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143 क्या बोला जाए 143 में। चलिए तो ये जो क्वेश्चन जो 143 है ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ आपको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, इसलिए आपके सामने में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ये सब क्वेश्चन क्या कर देना पड़ेगा, स्किप कर देना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसकी जगह में अपने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते दूसरा, इसलिए इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप लोग जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तभी आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, वरना आप लोग को नजर उठा के इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन का लेंथ देख पा रहे हो, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग,
तो यहाँ पे पढ़ के ही कम से कम आपको 2 मिनट लगेगा और समझने में आपको लगभग 5 से 5 मिनट लगेगा। हो सकता है कि आपका आंसर ना आए, तो आपको ऐसे टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया ताकि आप लोग एग्जाम में इसको सॉल्व ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल 44 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 44 में लापता संख्या का पता लगाए, तो यहाँ पे जो लापता संख्या है यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पे एक है, उसके सामने में 2 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो एक का यहाँ पे एक 2 से क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, कितने से 2 से, और यहाँ पे कितने से 2 से हुआ है, उसके यहाँ से कितने हुआ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हुआ 6 चौका 24 यानी 4 से हुआ है, और यहाँ पे जो 5 से हो जाएगा तो कितना हो 24 5 120। देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक करके डिफरेंस बढ़ते जा रहा है और वो मल्टीप्लाई यानी गुना होते जा रहा है। यहाँ पे अब किससे हो जाएगा, अब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई 6 से होगा 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 से 72 यानी 720 आ जाएगा। तो 720 कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे आया, सबसे पहले ये 2 से मल्टीप्लाई है, उसके बाद 3 से है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से है, आगे हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। तो 145 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, एक कथन है और 2 तर्क दिया गया है, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। यहाँ पे आपको मजबूत तर्कों को चुनना है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कथन को सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तर्क को। तो यहाँ पे कथन में बोला जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ये हमारा क्या है कथन है। यहाँ पे आप तर्क को देख लेते, तर्क में क्या दिया हुआ है, हाँ इससे हमारे स्रोतों का संरक्षण होगा और यह पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देगा। इसका तर्क नंबर 2, नहीं पैनल महंगे और सभी घर इसे सब्सिडी के बिना नहीं खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल तर्क नंबर 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखा हमारा तर्क नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, इससे क्या होगा हमारे स्रोतों का संरक्षण होगा, उसके बाद पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी जिसमें केवल एक तर्क सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, यानी ऐसे यहाँ पे कितने 6 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 के बाद यहाँ पे आपको 7 चुनना है, तो यहाँ पे ये 6 नहीं होगा। 6 के बाद में यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 6 देख पा रहे हो, इसके आगे में 7 है और इसके बाद में 9 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 6, इसके 6 भी यहाँ पे आगे क्या है 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, ये दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 6 के सामने में यहाँ पे क्या बोला है, वो 7 बोला है, ये 7 नहीं है, तो ये वाला 6 नहीं होगा। उसके यहाँ पे भी बोला है, ये भी 6 नहीं होगा क्योंकि इसके आगे में 7 की जगह क्या है 4 है। उसके यहाँ पे देखिए कि ये 6 है, उसके आगे में कितना दिया 7, लेकिन बाद में बोला है कि 9 नहीं होना चाहिए, तो ये 9 ये भी 6 नहीं होगा। उसके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 के आगे में क्या है 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, तो ये हमारा एक 6 हो जाएगा। तो टोटल कितने 6 हो गए, 3 6 हो गए, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 तो आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा एक सेट जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पे कौन सी क्रमिक यहाँ पे श्रृंखला आएगा वो आपको बताने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी CEBDE, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा सी आएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बी, उसके यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब ये क्यों आया, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सी को पुट किया तो ये क्या हो गया BCDE आपने पढ़ा ना, यहाँ पे क्या है BCDE। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि जस्ट इसका उल्टा हो गया, BCDE का यहाँ पे क्या हो गया EDCB, इसका उल्टा हो गया, फिर यहाँ से रिपीट हो गया हमारा BCDE, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 148 तो आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध रखता है। तो कौन सा विकल्प जो है दोनों कथनों के बीच में यानी क्या रखता है संबंध रखता है। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है, टैक्सी चालकों के यूनियन ने अनिश्चित समय तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी। जी हाँ, यानी जब सरकार ने क्या किया, यानी सरकार ने जब सार्वजनिक वाहनों के रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दिया तो टैक्सी चालकों ने क्या किया, उस पर यानी हड़ताल करना शुरू कर दिया, इसलिए जो हमारा पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखा लीजिए, जो यदि कथन एक कारण होगा, ये क्या है कारण है, और उसका जो कथन 2 है उसका क्या होगा प्रभाव होगा, यानी क्या होगा कारण हमारा क्या हुआ, यानी जब क्या हो गया सरकार ने क्या किया रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दिया तो उसके कारण से लोगों ने क्या किया यानी उसको हड़ताल करना शुरू कर दिया, इसलिए इसका क्या हो गया प्रभाव हो गया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 149 को देख लीजिए, 149 में क्या बोला जरा फटाफट देखिएगा आप लोग,
तहसील जिला एवं गांवों के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? यहाँ पे बता दूं कि तो तहसील के अंदर में क्या होते हैं, जिले होते हैं, और जिले के अंदर में क्या होते हैं, गांव होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो होगा उन्हीं जो क्या हो जाएगा, ये तहसील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर में ये क्या हो जाएगा, जिला, और जिले के अंदर में ये छोटा सा क्या हो जाएगा, ये गाँव हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। आपको दिए गए दो कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञता तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए दो कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ कथन और निष्कर्ष दिया हुआ, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कुछ खिलाड़ी क्या है, गायक है, और सभी खिलाड़ी क्या है, लंबे हैं। तो फिर निष्कर्ष में दिया हुआ कि कुछ गायक खिलाड़ी हैं, कुछ गायक लंबे हैं। यहाँ पे कथन के हिसाब से कौन सा हमारा निष्कर्ष रहेगा वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों दिखा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में जो कुछ गायक खिलाड़ी है और कुछ गायक लंबे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारा कथन में दिया हुआ है कि कुछ खिलाड़ी गायक है और सभी खिलाड़ी लंबे हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन में डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कवर कर चुका है। जैसा कि हमने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं, हो सकता है कि आपके सामने में एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अगर आपको इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए, और आपका अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इसी तरह से आप लोग डीएलएड की पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली रेगुलर क्लास होती है इस चैनल पर। इसलिए आपको हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।